फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड लगातार पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में उभर रहा है और सरकार धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उत्तराखंड में नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to 8 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने वाले समय में। अभी भी बहुत तेजी से लोग अपने मंगल कार्यों के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में हमारी शीतकालीन यात्रा का भी जो है पूरी तरह से उसको पूरे देश और दुनिया के सामने ले गए। वहीं हमारे वेड इन उत्तराखंड की बात भी उन्होंने करी है कि अच्छे मंगल कार्य करने के लिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, लोगों को आप भी बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आएंगे तो भगवान माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ मंगल कार्य में भगवान का आशीर्वाद भी उनको यहाँ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन जोड़ने में ही मदद मिलेगी। उन्होंने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक कटार मल सूर्य मंदिर को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए लोगों से इस स्थल के दर्शन करने की भी अपील की। स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य होगा और स्कूलों में ही अब बताया जा रहा है कि सीएम धामी के निर्देश पर अब गीता पाठ जो है वो अनिवार्य रहेगा। छात्रों को नैतिक संस्कार भी मिलेंगे, ऐसा सीएम धामी कह रहे हैं। सीएम धामी ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब स्कूलों में गीता पाठ भी करवाया जाएगा। छात्रों को नैतिक संस्कार दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अहम निर्देश दिए हैं, जिसके चलते अब स्कूलों में गीता पाठ कराया जाएगा। स्कूलों में गीता पाठ अब अनिवार्य होगा, छात्रों को मिलेंगे नैतिक संस्कार। और देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्रों के लिए अब एक और गीता पाठ का जो अहम है वो चीजें अब बच्चों को संस्कारों को, नैतिक संस्कारों को बढ़ावा देने के चलते ये अहम जो है सीएम धामी के द्वारा अनिवार्य किया गया है। नई पहल की शुरुआत अब उत्तराखंड में कर दी गई है, जिसमें स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने ट्वीट किया है और गीता के श्लोकों के पाठ को अनिवार्य किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। पहल विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति से जोड़ने के लिए अहम है, ऐसा भी सीएम धामी ने कहा है। तो उत्तराखंड की विरासत पर अब फिर से एक अहम फैसला लिया गया है सीएम धामी के द्वारा। तो उत्तराखंड के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, विरासत पर जोर दिया जा रहा है और स्कूलों में गीता पाठ अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन से जोड़ते हुए उनके स्वर्णिम विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है, ऐसा भी सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है।
उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि उनकी विधानसभा विकास कार्यों में भी पहले नंबर पर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुरोला विधानसभा में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही अधिक कार्य हुआ है। तमाम विकास कार्य पुरोला विधानसभा में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 24 दिसंबर को उनके सुदूर पर्वतीय इलाके साकरी में ही फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहली बार ओली की तर्ज पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही कई अन्य सवालों के जवाब विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दिए हैं। आजकल जंगली जानवरों के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो पुरोला क्षेत्र है उसकी विधानसभा, आपकी विधानसभा में भी लगातार कहीं ना कहीं जंगली जानवर लगातार हमले आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जंगली जानवरों द्वारा है जो मानव क्षति हो रही है और कई लोगों पे हमले हुए। मेरी विधानसभा में अपना जो है, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र है, कई लोगों पे जो अटैक हुआ है और मैंने इस संबंध में विभागीय अधिकारी को, डीएफओ को, चीफ को, हॉप को, आपके जो है फॉरेस्ट का जो प्रमुख सचिव है उनको और माननीय मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराया और डे टू डे बेसिस पे मैं खुद मॉनिटरिंग भी करता हूँ। कई बार ये करने ये निंदनीय है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करी कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इनके लिए कुछ प्रभावी नीतियां बनाई जाए, क्योंकि फॉरेस्ट का जो काला कानून है ये बेसिकली मेरे क्षेत्र को, तो बेसिकली रवाई घाटी को तो तोपा गया है और वहां पे हमारे हकूक उनको तक जो उन पे जो उन्होंने डाका डाला है। तो फॉरेस्ट के कहीं ना कहीं विजनरी एक फॉरेस्ट के जो कानून है उन पे कुछ ना कुछ तो प्रभावी कानून बनना चाहिए और मैं इस बात की मांग भी करता हूँ, इस बात के समर्थन में हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से संबंध में मैंने बात भी करी। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे जल्द उनके लिए बाड़े बनाए जाए या उठा के कहीं जाके रिजर्व क्षेत्र जैसे राजा जी पार्क है, कहीं ऐसी जगह पे उनको वहां से उठा के कहीं छोड़ दिया जाए। जी, ये थे माननीय विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो महोत्सव पहली बार करवाने जा रहे हैं, सांकरी महोत्सव, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी और जंगली जानवरों के जो हमले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि इस कानून में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए और ताकि ऐसे खूंखार जानवर जो है इंसानी बस्तियों से दूर कैसे रखे जाएं, ऐसा कानून कहीं ना कहीं बनना चाहिए। मैं आशीष डोभाल, आर्यन टीवी, देहरादून। में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते पुनः अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और कहा कि राज्य का पलायन आयोग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर भी सरकार के दावों पर सवाल उठाए। करण माहरा ने कहा है कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पलायन आयोग केवल ही कागजों तक सीमित है और इसकी बैठकों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भी सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। रिवर्स पलायन पर सीएम धामी ने दावा किया है कि गांव की ओर लौट रहे हैं लोग और इसके साथ ही आपको बता दें कि पलायन आयोग भूमिका निभा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा और कांग्रेस ने दावों पर कई सवाल भी उठाती हुई साफ तौर पर नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा नीतियां नहीं, कोरोना मजबूरी रहा है जिसके चलते मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर
उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले। अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों से शिक्षा, करियर और सामाजिक विषयों पर खुलकर बातचीत की गई है। कार्यक्रम में बच्चों को अपने विचार और समस्याएं रखने का भी अवसर मिला। वक्ताओं ने बच्चों को लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे अच्छा काम करेगा या जिसको सब कुछ के बारे में पता होगा या जो सबको अच्छा रास्ता दिखा सकता होगा, सबको मार्ग दिखाने वाला, सबका नेतृत्व करने वाला, सभी चीजों की जानकारी रखने वाला और सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला, अच्छा परिश्रमी हो, अच्छा पराक्रमी हो, अच्छा उसका समर्पण हो अपने काम के प्रति, तो वही सबको रास्ता दिखा सकता है ना। तो इसलिए नेतृत्व का महत्व हर जगह है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी भैया बहन सब नेता बनोगे नेता। कौन कौन नेता बनेगा, जरा हाथ खड़ा करो। अरे भाई, अरे ये ऐसे नेता जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर, अजय टमटा जी बैठे हैं, ये 4-5 और बैठे हैं मेरे साथ, ये कुर्ता पजामा वाले, ऐसे भी कुछ 2-4-5 बन जाओगे तो कोई बुराई नहीं है, अरे अब तो बहुत लोग नेता बन गए हैं। चलो बेटा, आप अपने अपने हाथ नीचे कर दीजिए। देखो, मैंने अभी कहा कि नेता कौन होता है। नेता वो होता है जो सबको रास्ता दिखाता है। नेता वो होता है जो सबसे अच्छा काम करता है। किच्चा के हर श्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता कर दिल्ली में एमसीडी और डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में मौजूद दरगाह बाबा श्री रतननाथ जी मंदिर परिसर की भूमि को ही अतिक्रमण बताकर खाली कराया गया। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो मंदिर भूमि खाली कराने को लेकर अब लगातार मांग देखने को मिल रही है और लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किच्चा में ही श्रद्धालुओं का रोष साफ तौर पर देखने को मिला है। हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता की गई है
और इसके साथ ही सरकार से हस्तक्षेप करने की लगातार लोगों की मांग भी है। इसके साथ ही लोग विरोध करते हुए हाथ में पोस्टर लेके साफ तौर पर नजर आए हैं और इसके साथ आपको बता दें कि सरकार से हस्तक्षेप करने की लगातार इस पूरे मामले को लेकर मांग की जा रही है। किच्छा में श्रद्धालुओं का रोष जो है वो शांतिपूर्वक देखने को मिला है। आप लोगों को बुलाने का मेन कारण यह है कि हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बीते 29/11 को दिन शनिवार का था और वहां पर डीडीए द्वारा और एमसीडी द्वारा एक बुलडोजर कार्रवाई करी गई। गुरु महाराज जी के स्थान के दोनों साइड में खाली जगह थी, जहां पर बड़े जब प्रोग्राम होते थे, आयोजन होते थे, तो एक तरफ लंगर का प्रोग्राम होता था और एक तरफ तुलसी वाटिका, एक बहुत अच्छी तुलसी वाटिका थी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं। उन्हीं पुष्पों से हमारे वहां भगवान जी का श्रृंगार होता था, वो डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया। हम उस पे बहुत ज्यादा रोष व्याप्त करते हैं। आप लोगों को बुलाने का सिर्फ मेन कारण ये है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-454545 पर फोन कर दवा मंगवा सकते हैं। बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं गोवा के एक रिसोर्ट में हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए उत्तराखंड के लोगों के परिजनों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल झानी ही गांव पहुंचे और जहां पर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी और जिनमें उत्तराखंड के 9 निवासी शामिल थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ही सांत्वना दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री से मृतकों के परिजनों को एक मुश्त राहत राशि और रोजगार से जोड़ने की भी मांग की है। में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जानें गई, उसमें से 9 लोग उत्तराखंड से थे। उन 9 लोगों में 5 लोग कर्मचारी थे, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, और 4 लोग उत्तराखंड मूल के दिल्ली में रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में वहां गए थे। उसमें से एक बालक जिसका नाम सुमित नेगी और विकासखंड पावो के छानी गांव का रहने वाला था, वो भी शामिल था। और मैं आज उस बालक के गांव में आ रखा हूं। मेरे बगल में ये उसके पिताजी बैठे हुए हैं, श्री गजेंद्र सिंह जी, और एक ही बेटा था और वो बेटा दुर्भाग्य से काल कलवित हो गया। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक निवेदन करना चाहता हूं। कोई राजनीति की बात नहीं है। इस उम्र में, 29 साल की उम्र में जो बालक हम सब से विदा हो गया, और अन्य भी हमारे जो उत्तराखंड के साथी हैं बहुत कम उम्र के हैं जो काम करने वहां गए थे, और वो हमसे सब उनका जीवन समाप्त हो चुका। उनके घरों में, उन तमाम लोगों के घरों में, जैसे मैं यहाँ पर सुमित के घर में देख रहा हूँ, उसके वृद्ध पिता के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, उसकी माता का विलाप देख रहा हूँ, पत्नी का विलाप देख रहा हूँ।
तो ऐसे ही पूरे सभी घरों के चिराग बुझे हैं, उन सब घरों का भी यही हाल होगा। रुड़की के मोहल्ला सोत से वर्ल्ड बैंक कॉलोनी रोड को लेकर ही चला आ रहा वर्षों पुराना विवाद प्रशासन की दखल से सुलझता नजर आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ही बने तनाव के बीच में तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पैमाइश कर चूना मार्किंग की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया है और विवाद शांत होता नजर आया और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सड़क चौड़ीकरण को कार्य जो है निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्रवासियों को जल्द ही राहत मिलने की भी उम्मीद है। ये विवाद था जिसमें हमने आज यहाँ पे पहुंचे हैं और हमने इसकी थोड़ा डिमार्केशन करी है हमने। तो जितना यहाँ पे रोड बनाने के लिए फिजिबल है तो उतनी हम यहाँ पे चूना मार्किंग कर रहे हैं, उस पर रोड बनाएंगे और वो दीवार जो है वो उतना पीछे खिसक जाएगी। 4 साल हो गए हमें, 4 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह से सड़क चौड़ी हो जाए। हमारे यहाँ लगभग 20-25 हजार की आबादी और बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान थे, लेकिन आज शुक्र है ऊपर वाले का और मैं डीएम साहब का और क्या नाम है एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, इन सभी का बहुत शुक्रगुजार है। और इसमें जो है मान लो हमें सभी ने सपोर्ट करी, हमें विधायक जी ने भी बहुत सपोर्ट करी इसमें हमें, और भाई उन्हीं का आभार भी। और हमें उमेश विधायक जी ने भी बहुत सपोर्ट करी, चरप जैन जी ने भी सपोर्ट करी और उन सबके सहयोग से और इन मोहल्ले वालों के सहयोग से आज ये काम हो पाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर ही संस्कृत साहित्य और कला परिषद द्वारा 24 दिसंबर को संस्कृत विभाग के प्रेक्षागृह में ही संगोष्ठी और इसके साथ ही प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया है कि कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व और सुशासन की ही सोच और कविताओं पर चर्चा होगी। साथ ही उनके उत्तराखंड से जुड़ाव को दर्शाने वाले चित्रों और रचनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस अवसर पर ही कई विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा और कार्यक्रम का उद्देश्य अटल जी के विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरह की रूपरेखा है? भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और उसमें उनको क्योंकि देखिए अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही विराट है, बहुत ही विशाल है। इसी को लेकर हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें साथ में जो हमारे उस समय के समकालीन जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देहरादून आते थे, उस समय जो जिन परिवारों के साथ उनका संपर्क रहा है, उनके संस्मरण, उनको सम्मानित करने का भी इसमें कार्यक्रम किया है। साथ ही में कविता पाठ, जो उनकी कविताएं हैं, उनकी कविताओं का पाठ भी किया जाएगा। उनके द्वारा जो साहित्य है, उस साहित्य को भी साहित्य का भी उसमें एक साहित्य भी रखा जाएगा। साथ में जो हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी सहायता समूह की जो बहनें हैं, जो उसमें स्टॉल भी लगाएंगी और जो हमारे क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो विभिन्न जो महान विभूतियां हैं उस कार्यक्रम में आएंगी, हम उनको सम्मानित करने का भी कर रहे हैं। साथ में अटल वन करके जो पार्क भी बने हैं, जो उनके लिए समर्पित, उनका पर्यावरण से एक विशेष लगाव भी था, उसको देखते हुए जो हमारे जो विभिन्न पर्यावरणविद हैं उनको भी सम्मानित करने का जो जिन संस्थाओं ने कार्य किया उनको भी सम्मानित करेंगे हम सब अवसर पर। तो विभिन्न, क्योंकि ये बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही उत्साह के साथ हम उनको याद करते हुए ये जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आपके पास भी कुछ उनके समय के कुछ लेख, कुछ ऐसे कृतित्व, कुछ कविताएं उनके लिए बनाई हैं, तो हम उसको अपनी संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से उनको भी एक संकलित करेंगे और ये बहुत ही एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभागों में हो रही आउटसोर्स और इसके साथ ही बैकडोर भर्तियों को बंद करने की मांग उठाई।
संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आरोप लगाया है कि इन भर्तियों के कारण योग्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेता और अपने जान पहचान के लोगों को विभागों में भर्ती करवा रहे हैं, जबकि आयोग से नियमित भर्तियां नहीं निकल रही हैं। राम कंडवाल ने यह भी बताया है कि प्रदेश में करीब 10 लाख युवा बेरोजगार हैं और यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। जो सारे बच्चे आए हैं तो यूकेपी हमारी मांग है कि यूकेपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस यही बात खबरें आती है कि एग्जाम में लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। भाई हम कहाँ जाए? हम तैयारी करने वाले बच्चे, हम लोग सीधी भर्ती में हमारे कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। जो भी है सरकार को जो करना है करे, पर हमारे जो सीधी वाले भर्ती वाले सीधी भर्ती से आने चाहिए। मेरी ये मांग है। इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। देख सकते हैं कि ये हमारी प्रमुख मांग है कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। लोग भी ये मांगे कर रहे हैं कि हमें लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं, उसका नुकसान है इस चीज में, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उन्हें और एक ही वैकेंसी हो नहीं रहा है। ये सरकारों को बस सोचना चाहिए इसके बारे में। और फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।